मुगल काल में एक बादशाह ने एक डायरी लिखी। चमड़े की इस डायरी में कई बातों के साथ एक नंबर लिखा हुआ है, 28,532। वैसे तो ये नंबर बहुत छोटा है, क्योंकि ये किसी एम्पायर की इनकम नहीं हो सकती, ना ये किसी जंग में काम आए हथियारों का नंबर हो सकता है। ये नंबर असल में है उन जानवरों का जिन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने लाइफ टाइम में शिकार के टाइम पर मारा था। अपनी डायरी या आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में उन्होंने इस नंबर को बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही सफाई से लिखा। शेर, बाघ, हिरण, भालू, हर प्रजाति की अलग अलग गिनती लिखी हुई है। इतिहास की किताबों में मुगल शिकार को अक्सर एक रॉयल पास टाइम या राजा के वीकेंड का शौक बताया जाता है, लेकिन ये एक झूठ है। मुगलों के लिए शिकार सिर्फ जानवरों को मारना नहीं था, ये एक तरह से एक तीर से कई निशाने साधने वाली मशीन थी। एक बड़ा मिलिट्री ट्रेनिंग, राजपूतों को साधने का कूटनीतिक मंच और नेचर के खिलाफ छेड़ा गया ऐसा युद्ध जिसके खौफनाक निशान आज भी हमारे भारत के जंगलों में मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुगल बादशाहों के लिए शिकार के क्या मायने थे, ये लोग शिकार करते कैसे थे और कौन से जानवर इनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा थे शिकार के लिए, और कैसे इस एक शिकार की आदत ने भारत की एक बहुत ही बेहतरीन प्रजाति को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुगलों के शिकार करने के तौर तरीकों और उसके प्रभाव पर जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस शिकार के पीछे उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी और उस फिलॉसफी की जड़ें कहाँ से आती थी। जब मुगल दिल्ली पर काबिज हुए तो उन्हें पता था कि हिंदुस्तान की इतनी डाइवर्स आबादी को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं दबा सकते, सत्ता का खौफ दिखाना ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने सेंट्रल एशिया की कमरगाह युद्ध पद्धति को भारत के जंगलों में उतारा। इसी पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल ज़रूरत के चलते जन्म हुआ शाही शिकार के मुगल एडिशन का। इस परंपरा की जड़ें भारत में नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया की मंगोल और तैमूरी परंपराओं में गहराई तक धसी हुई थी। तैमूरी कल्चर में शेर या बाघ का शिकार करना मतलब सत्ता को लेजिटिमाइज करना था। उनके यहाँ पर यह बहुत ही पवित्र तरीका माना जाता था। ये सबूत था इस बात का कि राजा को रूल करने का हक डिवाइन है, यानी अल्लाह का दिया हुआ है। जब बाबर, हुमायूं और उसके बाद अकबर ने सत्ता को संभाला तो भी यही कॉन्सेप्ट वो लेकर आए, लेकिन हिंदुस्तान के घने जंगलों ने उनकी इस परंपरा को एक नया और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया। मुगल अपने साथ कमरगाह पद्धति शिकार में लेकर आए। कमरगाह पद्धति बेसिकली दोनों तरफ से घेर कर हमला करने वाली पद्धति थी। इसका स्केल बहुत बड़ा होता था, एक मिलिट्री कैंपेन की तरह होता था। महीनों पहले इसकी प्लानिंग शुरू होती थी। अक्सर बादशाह के शिकार पर जाने के टाइम पर पूरी की पूरी राजधानी ही कूच कर जाती थी। आगरा या दिल्ली के किलों में बहुत कम लोग रह जाते थे। फिर घने जंगलों में बीचों बीच मीलों के दायरे में एक चलता फिरता शहर या टेंट सिटी बना दिया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के एक नॉर्मल शिकार अभियान में 4,000 से ज़्यादा एलीट सैनिक, हज़ारों दरबारी, रईस, रसोइये और यहाँ तक कि हरम की महिलाएं भी शामिल होती थी। खुले जंगल के बीच जहाँ जंगली जानवरों का राज होता था, वहाँ सम्राट के लिए डेली 30 से 40 तरह की शाही व्यंजन तैयार होते थे। मुगलों के शिकार की टोली में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होते थे पीटर। ये लोग हांका लगाते थे। इनका काम होता था कई मील का एक घेरा बनाना, हफ्तों तक नगाड़े बजाकर, शोर मचाकर, आग जलाकर जंगली जानवरों को डराना। इससे ये लोग जानवर को उस घेरे के सेंटर तक लेकर आते थे। दिक्कत ये थी कि ये लोग अक्सर निहत्थे होते थे या फिर लाठी डंडों से अपना काम करते थे। मतलब कि बाघ, हाथी और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों को एक सकरी जगह पर लाने के लिए लाठी डंडे से यही लोग रिस्क लेते थे। फिर जब सारे जानवर एक छोटे से घेरे में फंस जाते थे, तब बादशाह अपनी 1000 ट्रेंड चीतों, बाजों और भारी शाही बंदूकों के साथ उस घेरे में घुसता था। इस काम में भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते थे। पहला खून बहाने का हक सिर्फ बादशाह को था। इसके बीच में भी जो हांका लगाने वाले लोग थे वो बाघ के जबड़ों या हाथियों के पैरों तले कुचलकर मारे जाते थे। ये लोग सिर्फ एक नंबर होते थे। सोच कर देखो कि अकबर और जहांगीर की डायरियों में, उनके इतिहास में शिकार का नंबर मिलता है कि कौन सा जानवर मारा गया, लेकिन इस शिकार में मारे गए वो मासूम लोग कोई कीमत नहीं रखते। ये लोग केवल उस खूनी मंच को सजाने वाले गुमनाम मजदूर थे। लेकिन यहाँ ये भी आप समझो कि ये पूरा शिकार का मंच जो सजाया जाता था
वो सिर्फ खेल तमाशे के लिए नहीं होता था, इसका एक बहुत ही गहरा जियोपॉलिटिकल मोटिव भी होता था। इसी मोटिव ने मुगलों के फ्यूचर पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला। एग्जाम्पल के लिए, अकबर ने जब शिकार करना शुरू किया तो इसके साथ उन्होंने राजपूतों को कंट्रोल करने के तरीके भी निकाले। देखिए, राजपूत कम्युनिटी जन्म से ही वॉरियर कम्युनिटी मानी जाती थी। उनके लिए शिकार करना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि मर्दानगी और जंग लड़ने की काबिलियत को साबित करने का जरिया भी था। ये बात मुगलों को भी समझ में आई। इसीलिए नए राजपूत राजा से संधि करने के लिए अक्सर वो बंद कमरे नहीं चुनते थे, बल्कि वो शिकार पर जाते थे। लेकिन ये संधि भी बाकायदा एक सिस्टम से साइन होती थी। ऐसा नहीं है कि शिकार में गए और साइन कर लिया। होता यह था कि दोनों तरफ के रईस और सेनापति एक साथ अपने घोड़े दौड़ाते, एक साथ खतरे का सामना करते और एक साथ शिकार का बनाया हुआ मांस खाते। ये एक तरह की अल्फा मेल बॉन्डिंग थी। मुगलों ने राजपूतों को इन अभियानों में शामिल करके न केवल उन्हें अपनी बेतहाशा मिलिट्री ताकत और अपने रिसोर्सेज का एहसास कराया, बल्कि खून से सने शिकारगाहों में डिप्लोमेटिक गठबंधनों की ऐसी नींव रखी जो महल की संधियों से ज़्यादा मजबूत साबित हुई। लेकिन इन सबके बीच एक डर हमेशा बना रहता था। अगर शिकार के दौरान कोई जानवर सम्राट पर ही भारी पड़ गया तो ये गठबंधन उसी टाइम पर कमज़ोर पड़ सकता था। यही वजह है कि मुगलों के शिकार का यह पूरा सिस्टम कभी एक सीधी लाइन में नहीं चला। ये सिस्टम में भी ऐसी कई बातें हुई जो आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले अगर अकबर के ही टाइम पीरियड में देखा जाए तो एक ऐसी घटना हुई जिसने अकबर के शिकार करने की भावना को ही ख़त्म कर दिया था। जी हाँ, हुआ यह कि पंजाब के घने जंगलों में अकबर एक बहुत बड़ा शिकार अभियान चला रहे थे। अपनी जान दांव पर लगाकर हज़ारों पीटरों ने एक बड़ा कमरगाह भी तैयार किया। जानवर पूरी तरह से घिर चुके थे, हथियार निकाले जा चुके थे और शिकार का घमासान बस शुरू ही होने वाला था। तभी उस जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने अकबर की आंखें खोल दी। अकबर काल की चित्रकारी और हिस्टोरिकल अकाउंट्स बताते हैं कि उस माहौल में अकबर को कुछ सूफी फकीर और हिंदू सन्यासियों का ग्रुप मिला। वैसे तो अबुल फजल जैसे दरबारी इतिहासकार क्लियर कट तरीके से नहीं बताते कि उन सन्यासियों ने एग्जैक्टली अकबर से क्या कहा था, लेकिन उनकी बातों का असर ये हुआ कि अकबर ने उन बेजुबान जानवरों का कत्लेआम रोक दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये वो रेयर मौका था जब एक निरंकुश शासक को अपनी ईश्वरीय सत्ता के दावों और एक विनाशक होने की सच्चाई के बीच खोखलापन साफ नजर आया। न सिर्फ उन्होंने शिकार रोकने का आदेश दिया, बल्कि उसने अपने पूरे साम्राज्य में कुछ टाइम के लिए पशु हत्या पर बैन लगा दिया। यहाँ तक कि अकबर ने खुद भी मांस खाना छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब तब बहुत दिनों तक नहीं चल पाता जब आप पावर में होते हो। अकबर का भी ये फेज बहुत दिनों तक नहीं टिका। लेकिन क्या आपको पता है कि इस इवेंट ने अकबर की इमेज में एक और चेंज लाने में रोल निभाया। अब अकबर की इमेज केवल एक खूंखार विजेता की नहीं रही, बल्कि एक दार्शनिक सम्राट की भी बन गई। ऐसा बादशाह जो अपने फैसलों पर विचार कर सकता था। लेकिन अकबर के बाद जब सत्ता जहांगीर के हाथ में आई तो शिकार का ये पूरा खेल फिर से शुरू हो गया। जहांगीर के दौर में शिकार का लेवल नेक्स्ट हाइट तक पहुंचने वाला था। जहांगीर का टाइम आते आते मुगल सत्ता तो पीक पर थी, लेकिन सम्राट खुद अंदर से कमजोर पड़ रहा था। जहांगीर की अफीम की और शराब की लत जग जाहिर थी। एक ऐसा टाइम भी आया जब सम्राट दरबार की राजनीति तो दूर, शिकार के मैदान में अपनी सत्ता को साबित करने में भी लड़खड़ाने लगा। यह आप समझ सकते हैं कि मुगल दरबार में कमजोरी का मतलब होता था मौत। ऐसे नाजुक वक्त में जब एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, तब उस शून्य को भरने के लिए एक ऐसा किरदार आगे आया जिसने मुगल इतिहास की पूरी दिशा बदल दी। महारानी नूरजहां। नूरजहां के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उन्होंने पर्दे के पीछे से साम्राज्य को चलाया, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प और विद्रोही थी। नूरजहां ने केवल राजकाज के कागजों पर मोहरें नहीं लगाई, उन्होंने मुगल सत्ता के सबसे मैस्कुलिन यानी मर्दाना प्रतीक यानी शाही शिकार पर भी सीधा दावा ठोका। 17वीं सदी के हिंदुस्तान में जहां महिलाओं को हरम की दीवार के भीतर रखा जाता था, वहां एक रानी का हाथी के हौदे पर बैठकर खुले जंगल में बंदूक उठाना सिर्फ एक शौक नहीं था। ये रईसों, मनसबदारों और विरोधियों के लिए बहुत ही क्लियर और खौफनाक राजनीतिक स्टेटमेंट था। नूरजहां कोई आम शिकारी नहीं थी। हिस्टोरिकल एविडेंस बताते हैं कि वो असाधारण और अचूक निशानेबाज थी। इतिहास के पन्नों में वो घटना बहुत गहराई से दर्ज है जब एक विशाल आदमखोर बाघ ने एक पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था।
जब बाघ का सामना करने के लिए जहांगीर नहीं बल्कि नूरजहां आगे आई। खुद जहांगीर ने अपनी डायरी में इस पूरी घटना का जिक्र किया है। नूरजहां ने अपने उस एक शिकार से दरबार के तमाम रईसों और सेनापतियों को ये सख्त मैसेज दिया कि सम्राट भले ही नशे में डूबे हों, लेकिन मुगल तोपखाने और सत्ता की असली बागडोर अभी भी बहुत ही मजबूत और अचूक हाथों में है। फिर शाहजहां का दौर आया। इस दौर में शाही शिकार और भी ज़्यादा खर्चीला और सोफिस्टिकेटेड हो गया। इसके साथ साथ ये क्रूर पीआर स्टंट भी बन गया। एग्जाम्पल के लिए पातशाहनामा में बुरहानपुर के एक शिकार का जिक्र है। यहाँ शाहजहां को शेर और शेरनी के एक पूरे परिवार का संहार करते हुए दिखाया गया। इन पेंटिंग्स में सम्राट के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है, मानो कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई देवता हो जो बुराई का नाश कर रहा हो। लेकिन शाहजहां के इस क्रूर पीआर स्टंट और इस भव्यता को जिस शासक ने पूरी तरह से पलटा वो था उसी का बेटा औरंगजेब। मुगल इतिहास के सबसे कट्टर माने जाने वाले इस बादशाह के लिए जंगल कोई शाही प्लेग्राउंड या सत्ता के प्रदर्शन का मंच नहीं था। औरंगजेब की ज़्यादातर लाइफ दक्कन में बीती, इसीलिए उसके दौर में शिकार का जो सारा रोमांटिसिज्म था, जो ग्लैमर था, वो खत्म हो गया। जहां जहांगीर जैसे उसके पूर्वज शिकार के बाद जश्न मनाते थे, डायरीज में बहुत बड़े आंकड़े लिखते थे, वहीं औरंगजेब ने इसे महज सेना को चुस्त रखने के लिए एक मिलिट्री ड्रिल और सैनिकों के लिए रसद जुटाने के साधन तक समेट दिया। 1668 आते आते अपनी बढ़ती हुई धार्मिक रूढ़िवादिता के चलते उसने केवल मनोरंजन और शौक के लिए किए जाने वाले इन भव्य शिकार आयोजनों पर सख्त पाबंदी लगा दी। जिस शाही शिकार की परंपरा की शुरुआत मुगल सत्ता की धमक और भव्यता दिखाने के लिए हुई थी, उसका अंत औरंगजेब के नीरस सैन्य शिविरों और उसके कठोर फरमानों के नीचे दब कर रह गया। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई बादशाहों के शिकारों की, उनकी फिलॉसफी की, लेकिन शिकार के इस भव्यता की एक डार्क साइड भी थी। शिकार मुगलों ने खेला, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी पूरे हिंदुस्तान के जंगलों को। मुगल बादशाहों की देखा देखी उनके मनसबदार भी शिकार की होड़ में शामिल हुए। इसके चलते पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नेचुरल बैलेंस ही बिगड़ गया। इस क्राइसिस से हम आज तक नहीं उभर पाए। इस पूरे टाइम पीरियड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी एशियाटिक चीतों ने झेली। वैसे एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि मुगलों ने चीतों का शिकार करके उन्हें खत्म किया। असल में सच्चाई इससे भी ज्यादा डार्क है। मुगलों ने चीतों का सिर्फ शिकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन चीतों को अपना गुलाम बनाया। इन चीतों का इस्तेमाल होता था बाकी तेज दौड़ने वाले जानवरों जैसे कि काला हिरन, नीलगाय और चीतल, इन सबको पकड़ने के लिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अकबर के पास एक ही वक्त में 1000 से ज़्यादा ट्रेंड चीते मौजूद थे। प्रॉब्लम ये थी कि ये चीते कभी भी कैद में या महल के अंदर ब्रीडिंग नहीं करते थे। इसीलिए अपनी शाही शान को बचाए रखने के लिए मुगलों को लगातार जंगलों से नए और जवान चीते पकड़ने पड़ते थे। दशकों तक चले इस क्रूर सिलसिले ने भारत के जंगलों में चीतों की वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की कमर तोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुगलों ने तो सिर्फ चीतों की बुनियाद खोखली की, उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना भी बाकी था। मुगलों के बाद जब भारत में ब्रिटिश राज आया तो अंग्रेजों ने चीतों को शाही खिलौना नहीं बल्कि एक खतरा माना। ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा सरकारी फरमान जारी किए, चीतों और बाघों को मारने पर नगद इनाम देना शुरू किया। पैसों के लालच और क्रूर मनोरंजन के चक्कर में अंग्रेज अफसरों ने बचे खुचे चीतों का कत्लेआम कर दिया। इस ट्रेजेडी का सबसे काला पन्ना लिखा गया साल 1947 में, यानी आज़ादी के ठीक आज़ादी के वक्त। छत्तीसगढ़ की कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने भारत के आखिरी बचे 3 एशियाई चीतों का शिकार कर दिया। इस आखिरी गोली के साथ ही साल 1952 में भारत सरकार ने चीते को देश से हमेशा के लिए विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। जो सिलसिला मुगलों के तंबुओं से शुरू हुआ वो अंग्रेज़ों की बंदूकों और भारतीय राजाओं के घमंड से होता हुआ भारत के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गया। मुगल काल में शिकार को लेकर इतिहासकारों में आज भी बहुत बहस होती है। एक तरफ दरबार की कहानी है, इसे अबुल फजल जैसे लेखकों ने लिखा। आईने अकबरी में अबुल फजल ने शिकार को अच्छे राजकाज और धर्म से जोड़ा है। उनका कहना था कि राजा शिकार के बहाने अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए जाते थे। उन्होंने लिखा, राजा बाहर से शिकार में लगा रहता था लेकिन अंदर से वो हमेशा ईश्वर के साथ था। लेकिन इन कहानियों को आज के हिस्टोरियंस शाही प्रोपेगेंडा मानते हैं। उस टाइम पर मीडिया था नहीं, इसीलिए शिकार जैसे हिंसक और बहुत ही महंगे काम को सही ठहराने के लिए उसे धर्म की साइड दे दी गई। लेकिन एक दूसरी साइड है, ये है आज के एनवायरमेंटल हिस्टोरियंस। इनमें महेश आर रंगराजन और थॉमस आर ट्रॉटमैन जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार शामिल हैं।
वो अबुल फजल की बातों को एकदम गलत मानते हैं। उनका मानना है कि मुगलों का शिकार असल में एनवायरनमेंट के लिए एक टेररिज्म था। मुगल ये दिखाना चाहते थे कि इंसान, शहर, मिट्टी, नदी और जंगल के जानवर, इन सब पर सिर्फ उनका कंट्रोल है। इसी बीच और भी हिस्टोरियंस आते हैं जैसे कि रूबीलाल, जो एक तीसरी बात भी कहती हैं। वो नूरजहां के शिकार को एक फेमिनिस्ट सिंबल मानती हैं। उनका मानना है कि नूरजहां ने मर्दों वाले समाज में अपनी ताकत दिखाई। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच एक सवाल आता है, क्या ताकत पाने के लिए जानवरों को मारना सही है? या नूरजहां भी अनजाने में उसी सिस्टम का हिस्सा बन रही थी जिसने आखिरकार नेचर को तबाह कर दिया? इन बहसों के बीच कुछ और फैक्ट भी मिलते हैं। मुगल दरबार बाहर से जितना ताकतवर था, अंदर से उतना ही ज़्यादा अंधविश्वासी था। मुगल राजाओं का एक खौफनाक अंधविश्वास था। अगर शिकार के घेरे से कोई शेर या बाघ जिंदा भाग जाता तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता। इसे साम्राज्य पर विपत्ति या राजा की मौत का इशारा समझा जाता था। इसीलिए जानवर को मारना राजा के जिंदा रहने की गारंटी भी था। अगर कोई बाघ भागने लगे तो वहाँ मौजूद आम सैनिकों को उसके आगे निहत्थे कूदना पड़ता था। राजा के एक वहम के लिए सैकड़ों आम लोगों की जान रिस्क पर डाल दी जाती थी। सत्ता के घमंड का सबसे अजीब उदाहरण अकबर के दरबार से भी मिलता है। अकबर के पास 1000 सधे हुए चीते थे। एक बार एक चीते ने एक तेज हिरण को पकड़ लिया। अकबर ने खुश होकर उसे चीतों का सरदार बना दिया। उस जानवर को इंसानों और दरबारियों की तरह शाही सम्मान दिया गया। जब वो चीता चलता था तो आगे आगे शाही नगाड़े बजते थे। एक तरफ साम्राज्य में लोग अकाल और गरीबी से मर रहे थे, दूसरी तरफ एक जानवर को शाही रुतबा मिल रहा था। यह उस टाइम की बड़ी इकोनॉमिक और सोशल खाई को दिखाता है। ताकत के नशे में मुगल राजाओं को एक भ्रम हो गया था। उन्हें लगता था कि जैसे वो जानवरों को घेर कर बेबस कर देते हैं, वैसे ही किसी भी दुश्मन को वो कुचल देंगे। लेकिन इसी अजेय होने के भ्रम ने उनके साम्राज्य को धीरे धीरे खोखला कर दिया। औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर पड़ गए। मराठों की वॉर पॉलिटिक्स और अंग्रेजों की कूटनीति ने उनका ये भ्रम तोड़ दिया। जो मुगल सत्ता जंगलों में राज करती थी, वो इतिहास की आंधियों में उखड़कर रह गई। आज हम प्रोजेक्ट टाइगर जैसे प्लान्स पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हमें लगता है कि ये तबाही नए कारखानों से शुरू हुई, लेकिन इसकी शुरुआत 16वीं सदी के मुगल तंबुओं और उनके घमंड से शुरू हो चुकी थी। जहांगीर की डायरी में शिकार किए गए 28,532 जानवरों का आंकड़ा है। ये सिर्फ एक राजा की डायरी नहीं, बल्कि हमारी नेचर का डेथ वारंट था। इतिहास सिर्फ लाल किलों में नहीं बसता, वो आज भी उन जंगलों के सन्नाटे में चीखता है जहाँ कभी बेबस जानवरों की मौत का तांडव होता था। दोस्तों, मुगलों के लिए जंगल एक मिलिट्री सिमुलेशन ग्राउंड था और शिकार का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री नियम था। नियम सीधा था, जो राजा खूंखार जानवर कुचल सकता है, वो विरोधियों को सीधे संदेश दे रहा है कि बगावत करने वालों का हश्र क्या होगा। इस शाही शिकार के पीछे का ये सच था कि जानवर और इंसान दोनों राजा के मोहरे थे। राजा खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था, लेकिन इस खेल में हमेशा राजा नहीं जीतता था। कई बार नेचर पलटवार करती थी और कई बार ऐसे नए किरदार उभर कर सामने आते थे जिसको कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि मुगल शिकार कैसे करते थे, उनके शिकार के मायने क्या होते थे, किस तरह से वो शिकार जो है वो भारत की नसों में आज भी एक प्रभाव छोड़कर रखा हुआ है। हम आज भी नहीं जानते कि चीते कैसे दिखते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।